आज के इस लीगल वीडियो में हम भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अंतर्गत आने वाले वैध न्यास की आवश्यक शर्तों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वैध न्यास की आवश्यक शर्तें जो धारा 4 से धारा 10 तक में दी गई हैं उनका उल्लेख करते हैं। नंबर 1 पॉइंट है विधिपूर्ण उद्देश्य। भारतीय न्यास अधिनियम की धारा 4 में कहा गया है कि न्यास को विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए सृजित किया जाना चाहिए। यदि न्यास विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए सृजित नहीं होगा तो वह शून्य हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि ऐसे न्यास को न्यायालय परिवर्तित नहीं कराएगा, अर्थात ऐसे न्यास के अंतर्गत न्यायालय पीड़ित पक्षकार को अनुतोष प्रदान नहीं करता। यहाँ पर विधिपूर्ण उद्देश्य का तात्पर्य वही है जो भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 23 में दिया गया है। भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की धारा 3। तात्पर्य यह है कि न्यास का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए जो विधि द्वारा वर्जित हो, या किसी की शरीर या संपत्ति के लिए क्षतिकारक हो, या जो किसी विधि के किसी उपबंध को विफल करता हो, या जो लोक नीति के विपरीत हो, या जो अनैतिक हो, या जो कपटपूर्ण हो। इसका उदाहरण देख लेते हैं। वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने के लिए या तस्करी करने के लिए यदि कोई न्यास सर्जित किया गया है तो वह विधिपूर्ण उद्देश्य न होने के कारण शून्य हो जाएगा। अगला है औपचारिकताएं। वैध न्यास की औपचारिकताएं भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की धारा 5 में दी गई हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 पे है जब किसी अचल संपत्ति का न्यास इच्छा पत्र के माध्यम से किया जाता है तो निम्नलिखित चीज़ें होनी चाहिए। न्यासकर्ता का हस्ताक्षर होने चाहिए, 2 या 2 से अधिक साक्षी होने चाहिए। यदि न्यासकर्ता ने किसी दूसरे व्यक्ति को इसे लिखने के लिए नियुक्त किया है तो उसका हस्ताक्षर भी न्यासकर्ता की उपस्थिति और निर्देशन में होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है यदि न्यास किसी चल संपत्ति का किया जा रहा है तो उसके लिए उन सभी औपचारिकताओं को पूरा किया जाना आवश्यक है जो अचल संपत्ति के न्यास के समय पूरी की जाती हैं। इसके अलावा अगला है चल संपत्ति का न्यास उस संपत्ति स्वत्व को अंतरित करके भी किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है न्यास की विषय वस्तु। धारा 8 में कहा गया है कि न्यास चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति का हो सकता है, किंतु आवश्यक है कि वह संपत्ति साफ सुथरा हो, अर्थात उसका विधिक अंतरण किया जा सकता हो। तात्पर्य है कि कोई अवैध संपत्ति, भावी संपत्ति आदि का न्यास सर्जित नहीं किया जा सकता। यदि कोई संपत्ति विदेश में निहित है तो उसका भी न्यास सर्जित नहीं किया जा सकता, किंतु आवश्यक यह है कि ऐसा न्यास उस देश की विधि के अनुरूप होना चाहिए जिस देश में वह संपत्ति स्थित है। अगला है न्यासकर्ता, न्यासी एवं हितग्राही के संबंध में उपबंध। न्यासकर्ता के पास उस संपत्ति को अंतरित करने की क्षमता होनी चाहिए जिस संपत्ति को न्यास में दे रहा है। न्यासी को संपत्ति को धारण करने के लिए सक्षम होना चाहिए। इस संदर्भ में निम्नलिखित चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1 पॉइंट है न्यासकर्ता। जो व्यक्ति संविदा करने में सक्षम हो वही न्यास का सृजन करने के लिए सक्षम माना जाता है। भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 11 में कहा गया है कि वही व्यक्ति करार करने के लिए सक्षम होता है जो वयस्क हो, स्वस्थ मस्तिष्क का हो और विधि द्वारा अयोग्य घोषित न हो। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि वह व्यक्ति न्यास सृजित करने के लिए सक्षम है जो वयस्क हो और विधि द्वारा उस संपत्ति के न्यास के सृजन के लिए अयोग्य घोषित न किया गया हो। यदि कोई न्यास किसी अवयस्क की ओर से सृजित किया जाना है तो उसका संरक्षक न्यायालय की अनुमति से ऐसा कर सकता है। अगला है न्यासी। जो व्यक्ति संपत्ति को धारण करने योग्य है वह न्यासी हो सकता है। जिस न्यास में विवेकाधिकार का प्रयोग निहित है उसके निष्पादन के लिए न्यासी को संविदा करने के लिए सक्षम होना चाहिए। इतना ही नहीं, किसी व्यक्ति के जबरन न्यासी नहीं बनाया जा सकता, बल्कि न्यासी बनने के लिए उसकी स्वतंत्र सहमति आवश्यक है। यहाँ पर स्वतंत्र सहमति का वही अर्थ है जो भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 14 में दिया गया है। यदि किसी न्यास में एक से अधिक न्यासी हैं और उसका कोई एक न्यासी न्यास से इनकार करता है तो न्यास संबंधी उसका दायित्व तो उससे निकलकर अन्य न्यासियों में समाहित हो जाएगा। यह कहा गया है नाइट बनाम नाइट के बाद में। अगला है हितग्राही। जो व्यक्ति संपत्ति में लाभ को ग्रहण किए रहता है
अर्थात जिसके भले के लिए न्यास सर्जित किया जाता है। यह कोई भी हो सकता है, जैसे स्त्री, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति, किसान, गरीब आदि। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।